बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट यानी कि विश्व की प्रमुख व्यवस्थाओं के अंदर अपन जो है वो अ, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी शासन व्यवस्था की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। और अपन ने अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, उसके कार्याधिकार के बारे में बात की थी। इसके बाद अब जो अपना एक टॉपिक आज है वो है कांग्रेस। कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका। अपन ने अमेरिकी संविधान की विशेषताएं, अमेरिकी संघीय व्यवस्था और अमेरिकी कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। आज अपन अमेरिकी व्यवस्थापिका, विधायिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, विधायिका जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक शासन पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने जिस शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को बहुत ही डिलीजेंटली, बहुत ही ज्यादा तत्परता से जिसको अपनाने का प्रयास किया, उसके अंदर यही था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए और यही लोकतांत्रिक शासन की गारंटी है। इसको अपनाया, इसलिए जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, उसकी समस्त शक्तियां एक विधायी अंग में समाहित होनी चाहिए। यही सोचकर अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की समस्त जो अमेरिकी संविधान है उसके प्रथम अनुच्छेद के अनुसार ही अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित होने की बात की, कांग्रेस में निहित रखने का प्रावधान किया। और कांग्रेस जो है वो कैसे बनेगा, इसके ऊपर मत भिन्नताएं थी। ये तो अवश्य तय था कि द्विसदनात्मक होनी चाहिए, इस पर लगभग एक राय थी। लेकिन उन दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के की रचना की क्या प्रकृति होनी चाहिए, उस रचना की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके बारे में मतभिन्नता थी। और बाद में सहमत हुई कि जो प्रतिनिधि सभा है, लोक सदन, उसका चुनाव हो, उसका अलग अलग जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न प्रांतों में, राज्यों में चुनाव हो, और जो सीनेट है, जो एक तरह से राज्यों का सदन है, उसमें समानता का सिद्धांत अपनाते हुए सभी राज्यों को एक समान सदस्य संख्या दे दी जाए, और यही लागू किया गया। इसलिए हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या है और सीनेट में सभी राज्यों को दो दो सदस्य संख्या दी गई है। जो कांग्रेस है, यानी कांग्रेस, अमेरिकी संसद यानी अमेरिकी विधायिका का नाम जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस के दो सदन है, उच्च सदन सीनेट और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा। लेकिन कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ विधायी शक्ति तक सीमित नहीं है। व्यवहार में कांग्रेस की शक्तियां बहुत व्यापक है, यानी संसद की जो वहां की शक्तियां हैं वो बहुत व्यापक है। और इसमें पर्यवेक्षण है, वित्तीय संबंधी शक्ति है, प्रशासन संबंधी शक्ति है, राष्ट्रपति के ऊपर नियंत्रण है, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के पर महाभियोग है ना, और न्यायिक कार्य, ये बहुत सारे कार्य है एक प्रकार से कांग्रेस के पास समाहित है और अंतर्निहित है। और इसलिए कांग्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बन गई है अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत। अब कांग्रेस के क्या क्या कार्य हैं मुख्य रूप से वो देखें तो सबसे पहले तो विधायी कार्य, यानी कि विधि निर्माण का कार्य, जो कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार ये प्रमुख भी है। और अनुच्छेद 1 के 8वें जो भाग है उसमें शक्तियों का वर्णन बिल्कुल ही किया गया है। इस संबंध में कांग्रेस की शक्तियां 3 प्रकार की है। पहला, कानून निर्माण संबंधी, प्रदत्त यानी डेलीगेटेड, निहित यानी इनहेरेंट, और समवर्ती यानी कॉन्करेंट। प्रदत्त शक्तियों के अंदर कांग्रेस को कर लगाने तथा एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, मुद्रा के निर्माण करने, डाक, तार इत्यादि का प्रबंध करने की शक्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन तथा अपने अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकेगी, है ना। फिर इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो जो कर लगाना, ऋण लेना इत्यादि का कार्य भी कर सकेगी, है ना। तो 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख है, प्रदत्त, निहित और समवर्ती। दूसरा कार्य जो है कांग्रेस का वो चुनाव संबंधी कार्य है।
जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना में कांग्रेस के दोनों सदनों के समक्ष ही रखी जाती है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। अब ये काफी निर्णायक है। इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न हो तो सीनेट पहले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक का उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव करती है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का प्रत्येक सदस्य अपने सदस्यों के चुनाव तथा अपनी योग्यताओं का निर्णय करता है। और चुनाव का जो कार्य है ये काफी एक निर्णायक कार्य कांग्रेस को दिया गया है। कार्यपालिका संबंधी सामान्यतः विधायी कार्यों तक सीमित रहने वाली संसद अमेरिका में कांग्रेस जो है वो कार्यपालिका संबंधी कार्य में भी इसका एक निश्चित दखल है। जैसे संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी जो कार्य है उसमें कांग्रेस प्रमुख या सीनेट के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों में भागीदार है, राष्ट्रपति को नियंत्रित भी करती है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां जो महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तियां हैं, संधियां हैं, इन पर सीनेट का अनुमोदन आवश्यक होता है। युद्ध की घोषणा तो कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है ना, युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा अनुमोदित होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन पर निर्देशन और नियंत्रण कांग्रेस के द्वारा होता है ना। एक कांग्रेस एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी के रूप में भी कार्य करती है, जांच पड़ताल संस्था के रूप में। जैसे प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार हो या अन्य किसी मामले में जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार कांग्रेस को है। और ये अनेक बार कांग्रेस ने इसके ऊपर कदम भी उठाए हैं। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिकी संघ में यदि कोई नया राज्य प्रवेश करना चाहता है तो कांग्रेस ही नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। जो पहले 13 राज्य थे वो आज की तारीख में 50 राज्य हो सकते हैं, है ना। इसी तरह से अपने सदन के लिए अनुशासन बनाने का कार्य, वित्तीय कार्य, कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय कार्य है, यानी वित्तीय नियंत्रण है। यदि भी वार्षिक बजट है वो राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही यानी संसद के द्वारा पारित किया जाता है। तो बजट पर भी जो है कांग्रेस का एक अंततोगत्वा नियंत्रण ही है ना। न्यायिक कार्य भी दिया जाता है। संविधान में यह है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध कदाचार की स्थिति में किसी भी उच्च पदाधिकारी को या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा कांग्रेस पद से हटा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट कार्य जो है वो कांग्रेस के है। अब कांग्रेस के जो 2 सदन है उसमें एक एक करके दोनों को हम देखने का प्रयास करते हैं। जो कांग्रेस का जो उच्च सदन है वो बड़ी यूनिक व्यवस्था है अमेरिका में कि बाकी सारे लोकतांत्रिक देशों में जो निम्न सदन है वो ज्यादा ताकतवर, जो ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा प्रभावशाली निर्णायक हुआ करती है। लेकिन अमेरिका में जो उच्च सदन है वो निर्णायक है, वो प्रभावशाली है, वो अधिक शक्तिशाली है। और उच्च सदन यानी राज्यों का सदन सीनेट। और सीनेट की सदस्य संख्या हम जानते हैं। सीनेट संविधान के अनुच्छेद 5 में ये उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये समानता का सिद्धांत, यानी सभी राज्यों को, जो राज्य 50 की संख्या है उसमें हर एक राज्य को 2-2 सदस्य भेजने का अधिकार है, और इसलिए सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। जिस समय अमेरिकी संघ बना तो स्वाभाविक रूप से 13 राज्य थे, तो उन 13 राज्यों के हिसाब से 2 सदस्यों के हिसाब से 26 सदस्य संख्या थी, लेकिन आज सदस्य संख्या 100 हो गई है। और सभी को 2 छोटे राज्य हो या बड़े राज्य हो, चाहे मिसिसिपी हो, अलाबामा हो या अलास्का हो या न्यूयॉर्क हो, है ना, या ओंटारियो, ये सारे या फिर जो है वो कैलिफोर्निया, ये सभी राज्यों को आकार और जनसंख्या से परे जाकर एक समान सदस्य संख्या दी गई है, 2 सदस्य संख्या। सीनेट के सदस्यों की कुछ योग्यताएं भी हैं, जैसे वो 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, वो उस राज्य का राज्य का निवासी होना चाहिए, है ना, कम से कम 9 वर्ष तक अमेरिका में निवास कर होना चाहिए। और जो सीनेट का निर्वाचन है वो प्रारंभ में एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी, और राज्यों के जो विधानमंडल थे
सीनेट के निर्वाचित सदस्यों को भेजने का प्रावधान था। लेकिन बाद में 1890 से 1912 तक जो है ना, इस कारण से कि विधानमंडल के सदस्य चुनेंगे, लेकिन वहां पे जो समस्या थी उसके कारण से कई सीटें रिक्त रहने लग गई। तो 11 राज्य उस दौरान ये रहे 1890 से 1912 तक, जब जहां सीनेट की संख्या रिक्त रही और एक भी सदस्य नहीं था। इसीलिए 1912 में संविधान का जो 17वां संशोधन किया गया, अमेरिकी संविधान का, उसमें सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष कर दिया गया और 1913 के बाद से सीनेट का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। यह भी अपने आप यूनिक है कि दुनिया में पहला उच्च सदन है जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है ना। हालांकि सामान्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया निम्न सदन, लोक सदन के रूप में अपनाई जाती है, लेकिन अमेरिका में सीनेट जो है उसके सदस्यों का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और इसलिए सीनेट का महत्व काफी बढ़ जाता है। और प्रतिनिधि सभा के मुकाबले ऐसे भी अमेरिका में सीनेट का काफी ज्यादा महत्व है। सीनेट यूं तो एक स्थायी सदन है और जिसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए किया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर एक के सदस्य रिटायर हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कुल मिलाकर वही स्थिति है जैसे भारत में राज्यसभा के सदस्यों की होती है और सदस्य एक बार से अधिक भी जो है वो सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, अब सीनेट के बारे में और जो जानकारियां हैं बाद में और बताऊंगा मैं, लेकिन सीनेट का जो अधिवेशन है वो 20वें संशोधन के अनुसार नियमित है, जिसमें प्रतिवर्ष 3 जनवरी को प्रतिनिधि सभा के साथ ही सीनेट का अधिवेशन प्रारंभ होता है और ये तब तक चलता है जब सत्रावसान की घोषणा सीनेट के सभापति न कर दे। सामान्यतः ये जुलाई में समाप्त होता है, लेकिन आपात स्थिति में आपात बैठक बुलाई जा सकती है। जो उपराष्ट्रपति होता है सीनेट का, वो पदेन सभापति भी होता है ना। तो सीनेट की कार्य और शक्तियों के बारे में अपन अगले व्याख्यान में देखेंगे और सीनेट के ऊपर प्रश्न भी अपेक्षित है। सामान्य सीनेट के ऊपर किसी न किसी रूप में प्रश्न तो होता है, इसकी इसलिए तैयारी करनी